नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मंथन द लर्निंग पाथ। दोस्तों, इसकी पहली की कक्षा में हम लोगों ने जो सीखा था, जो हम लोगों ने चर्चा की थी, उसके बाद हम लोगों को विकास पढ़ना था, बच्चों का, बालकों का विकास। तो आज हम लोग शारीरिक विकास पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक टेबल हमने बना रखा है यहाँ पे, जिससे आप शारीरिक विकास का विभिन्न अवस्थाओं में एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकें और आप तुलना करके बेहतर तरीके से समझ सकें कि किस तरह से शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक बच्चे विकास करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास। दोस्तों, हम लोगों को जो चर्चा करना है वो करना है शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। दोस्तों, हम लोगों को फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट पर बात करनी है और हम लोग ये शारीरिक विकास बच्चे के उन सभी अवस्थाओं में देखेंगे जिन अवस्थाओं में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमको जरूरी होगा कि हम शारीरिक विकास को समझें कि शारीरिक विकास में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। दोस्तों, जब कभी हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो खास करके शरीर की लंबाई, उसके भार और उसके गठन यानी उसके आकार के विषय में बात की जाती है। यानी जब हम उसकी लंबाई, उसके भार और शरीर के आकार के विषय में, शरीर की मांसपेशियों के बढ़ने, उसके पेशियों को बढ़ने, इस तरह की बातें जब हम लोग करते हैं तो कहा जाता है कि शारीरिक विकास की बात की जा रही है। साथ में दोस्तों एक क्रियात्मक विकास है। क्रियात्मक विकास यानी क्रियात्मक विकास क्या है? तो क्रियात्मक विकास दोस्तों शरीर की उस क्षमता से है जो क्षमता एक विशेष उम्र में बच्चों में आती है, जो पेशियों और तंत्रिकाओं के समन्वित रूप से कार्य करने की क्षमता से होता है। क्या होता है दोस्तों? क्रियात्मक विकास से मतलब होता है कि शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण से, कि हम किस तरह से शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं, वही क्रियात्मक विकास है। तो दोस्तों, हरलाक महोदय ने इसके विषय में एक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि मांसपेशियों, तंत्रिकाओं एवं तंत्रिका केंद्रों के समन्वित रूप से, उनके समन्वय से जब हम शारीरिक क्रियाओं पर संतुलन बना लेते हैं तो कहा जाता है कि क्रियात्मक विकास हो रहा है। यानी यहाँ पे तंत्रिकाओं, तंत्रिका केंद्रों एवं मांसपेशियों से संबंधित बातें की जाती हैं। जब ये तीनों मिल करके किसी भी शारीरिक क्रिया में संतुलन बना लेते हैं, जैसे जब आप बच्चे को कोई चीज़ पकड़ाते हैं, अगर वो शैशवावस्था में होता है, जन्म के कुछ ही दिनों के बाद, तो वो पूर्ण रूप से उसको पकड़ नहीं पाता है, या आप उसको खड़ा करते हैं तो खड़ा नहीं हो पाता है, या कोई भी ऐसा काम, तो इसका कारण होता है कि उसको करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के बीच में जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय शायद स्थापित नहीं हो पा रहा है, वो संतुलन नहीं बन पा रहा है, इसलिए उसके वो कार्य सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, क्रियात्मक विकास का बालक के विकास में बहुत अहम भूमिका है और जब तक क्रियात्मक विकास अच्छे तरीके से नहीं होता है तब तक बच्चे का विकास बेहतर नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके कार्यों में वो परिशुद्धता नहीं आ पाती है। तो चलिए हम लोग इस टेबल के माध्यम से देखते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या है, पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या है, किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या है। दोस्तों, शैशवावस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, कितने तक होती है दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष तक होती है यह अवस्था। इस अवस्था में बच्चे में लंबाई जो होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी लंबाई जो होती है वो 20 इंच होती है दोस्तों।
20 इंच लंबाई के साथ बच्चा पैदा होता है और उस समय उसका भार जो होता है दोस्तों 7 से 8 पाउंड होता है। 7 से 8 पाउंड जैसे हमारे पास हमारे यहाँ किलोग्राम एक इकाई है, वैसे ही पाउंड एक इकाई है। तो 7 से 8 पाउंड का मतलब होता है, एक सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, 1 पाउंड बराबर 0.45 किलोग्राम। इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में दोनों रूपों में चीज़ें आ सकती हैं। कभी भी इस तरह का अगर भार से संबंधित कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पाउंड भी पूछा जा सकता है और केजी भी पूछा जा सकता है। तो आप इस सूत्र को याद कर लीजिए कि 1 पाउंड बराबर 0.45 केजी, यानी आधे केजी से थोड़ा सा कम होता है जो 1 पाउंड होता है। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करके 0.45 से मल्टीप्लाई करके आप इसको केजी में निकाल सकते हैं। तो ये केजी में लगभग 2.5 किलो से थोड़ा सा ऊपर से शुरू होता है और लगभग 3 किलो से थोड़ा ऊपर तक जाएगा, 7 से 8 पाउंड। 6 महीने के बाद, इस समय में दोस्तों इन्फेंसी एज की एक खासियत होती है। आपने देखा होगा जब आपको सिद्धांत बताया गया था तो वहाँ पे विभिन्न गतियों का सिद्धांत बताया गया था, विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, या विकास के गति की भिन्नता का सिद्धांत आपको बताया गया था कि पूरे जीवन काल में जो हमारा विकास दर है वह दर बदलता रहता है। तो इन्फेंसी एज में तेज बताया गया था, फिर आपको बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में कम बताया गया था, फिर से किशोरावस्था में थोड़ा सा तेज होना बताया गया था और अंतिम में जाकर के प्रौढ़ावस्था में बताया गया था कि ये पुनः कम हो जाता है और पूरे जीवन काल तक लगभग उसी रेशियो में रहता है, या एक समय के बाद वो वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। तो इन्फेंसी एज में जो है ग्रोथ रेट आपका थोड़ा सा ज़्यादा होता है दोस्तों। उस ग्रोथ रेट के कारण पहले 6 माह में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले 6 माह में बच्चे का भार जो होता है वो 2 गुना हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। और 1 वर्ष की समाप्ति पर, यानी दूसरे 6 महीने में, दूसरे 6 महीने में यानी 1 वर्ष के बाद लगभग 3 गुना हो जाता है भार। 3 गुना होने का मतलब कि लगभग 21 पाउंड से 28 पाउंड के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 पाउंड से 24 पाउंड के आसपास हो जाएगा, जो लगभग 9 किलो के आसपास पहुंचेगा दोस्तों। 8 से 9 किलो 1 वर्ष का बच्चा जब होगा तो वो लगभग 8 से 9 किलो, यानी 7 से 9 किलो या 9 किलो समथिंग, इस तरह से बच्चे का भार होगा। और यही जो है वो 2 वर्ष यानी शैशवावस्था के समाप्त होते तक। अच्छा दोस्तों, 1 वर्ष के बाद जो अभी 1 वर्ष तक आपका ग्रोथ रेट था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो 1 वर्ष तक ग्रोथ रेट था वो ग्रोथ रेट दोस्तों 1 वर्ष के बाद कुछ धीमा हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। तो 2 वर्ष का होते होते बच्चा जो है वो लगभग 10 किलो के आसपास का बच्चा होता है। वो 9.5 किलो भी हो सकता है, 9 किलो 800 ग्राम भी हो सकता है, 12 किलो भी हो सकता है, ऐसा। तो 2 वर्ष की उम्र में बच्चे का जो भार होगा दोस्तों वो कितना होगा? वो 10 किलो या 11 किलो के आसपास होगा। अब हम लोग चलते हैं पूर्व बाल्यावस्था में। यहाँ पे आपने देखा कि जन्म के टाइम में बच्चे की लंबाई जो होती है वो 20 इंच होती है, भार उसका 7 से 8 पाउंड होता है। 6 महीने में, पहले 6 महीने में उसका भार 2 गुना हो जाता है और अगले 6 महीने में यानी 1 वर्ष बीतते बीतते बच्चे का भार 3 गुना तक हो जाता है और 2 वर्ष की समाप्ति तक लगभग 10 से 12 किलो, 11 किलो के आसपास उसका भार हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े कहीं ना कहीं किसी रिसर्च के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे ये आंकड़े जो हैं वो लिए गए हैं रेंज इन हाइट एंड वेट ऑफ कैलिफोर्निया स्कूल से लिए गए हैं। यानी कैलिफोर्निया स्कूल जो है वहाँ के किसी ने इसको दिया होगा
किसी के द्वारा रिसर्च किया गया होगा और वहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं, उनके टेबल से ये चीज़ें ली गई हैं। इसलिए ये चीज़ें हमेशा एवरेज में होंगी। किस में होंगी दोस्तों? एवरेज में होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि ये चीज़ें कहीं और किसी रूप में दिख रही हैं तो आप ये कहिए कि ये तो इस तरह से नहीं, इस तरह से बताया गया था, या इसका आंकड़ा यहाँ नहीं, इस तरह से है। तो हमेशा ये चीज़ें जो होंगी वो एवरेज में होंगी, औसत में होंगी। तो ये लगभग 10 किलो से 12 किलो, एग्जैक्ट 10 किलो आपको कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 2 साल की उम्र होने पर सारे के सारे बच्चे आपको 10 किलो या 12 किलो या इसी रेंज में दिखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, जैसे जिसने ये तैयार किया होगा, जहाँ भी ये टेबल तैयार किया गया उस टेबल के आधार पर आप देखेंगे कि वहाँ पे रेंज दिया गया है। क्या है? वो रेंज दिया गया है। वहाँ पे रेंज का मतलब होता है प्रसार। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर उन्होंने 50 बच्चों को अपना सब्जेक्ट बनाया, अगर 50 बच्चों को उन्होंने लिया तो 50 बच्चों में अगर कोई रेंज, जैसे यहाँ पे दिया गया है 38 से 40 पाउंड, तो 38 से 40 पाउंड का मतलब है कि जो प्रसार है, जो रेंज होगा वो 38 के पहले भी यानी 35 से भी शुरू होगा और 40 के ऊपर वो 50 तक भी जा सकता है, 48 तक भी जा सकता है। इसका रेंज जो होगा पूरा, तो इसलिए ये एवरेज होता है। अब उस रेंज से आप अगर निकालेंगे तो इसके आसपास एक एवरेज आएगा। तो इसलिए जो भी आंकड़े इसमें दिए हुए हैं वो सारे के सारे आंकड़े आपके एवरेज में हैं, औसत में हैं। इस चीज़ का आप ध्यान हमेशा रखेंगे। तो आपने देखा इन्फेंसी में कि लंबाई 20 इंच है, भार 7 से 8 पाउंड है जन्म के टाइम में, 6 महीने के बाद भार 2 गुना हो जाता है, 1 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है और 2 वर्ष बीतते बीतते 10 से 12 केजी उसका भार हो जाता है इन्फेंसी एज में। चूँकि उस टाइम में सेल्स के टूटने, सेल्स के विखंडन का, कोशिकाओं के विखंडन का दर जो होता है दोस्तों वो तेज होता है। तो इस समय में बॉडी का ग्रोथ जो होता है, उसके आकार, उसके भार, उसकी लंबाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे पूर्व बाल्यावस्था। दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था जो है, अर्ली चाइल्डहुड, ये 2 साल से 6 साल तक का होता है। 2 वर्ष से 6 वर्ष माना जाता है इसको पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ पे 4 वर्ष की उम्र में बच्चे का लगभग जो लंबाई होगी बच्चे की वो कितनी होगी दोस्तों? 40 इंच। ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष की उम्र में बच्चे की लंबाई 40 होगी। दोस्तों हमेशा यहाँ पे तुलना करके सीखिए जब ऐसी चीज़ों को, कि जब आंकड़े विभिन्न स्थितियों में वर्गीकरण करके पढ़े जाते हैं तो अगर उसको आप तुलनात्मक ढंग से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और याद भी रहेगा। नहीं तो यही चीज़ें जब आप अलग अलग बोर्ड पर देख करके अलग अलग जब उसको पढ़ते हैं तब आपको वो चीज़ें रिकॉल करने में दिक्कत होती है। या एक आप पढ़ चुके हैं तो पहले के आंकड़े दूसरे में आकर के जब दूसरा आप पढ़ेंगे तो उसमें वो आंकड़े आकर के कन्फ्यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक साथ सारी चीज़ें एक सामने हैं, तो जब भी कभी आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो पूरे आंकड़े एक साथ आपके सामने आएंगे और रिकॉल करना आसान हो जाएगा। तो जब भी कभी अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो हमेशा तुलनात्मक ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए, तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करने की कोशिश कीजिए, जिससे वो चीज़ें जल्दी समझ में आएँ और ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहें। यही मूल मंत्र है पढ़ने का और यही मूल मंत्र है याद करने का, कि जब भी कोई चीज़ आप याद करना चाहते हैं, कई बार एक शिकायत होती है कि चीज़ें याद नहीं हो रही हैं या जल्दी भूल रही हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि याद रहने के लिए जो एक शर्त है कि उसकी कोई एक साइन, कोई प्रतिमा आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो साइन, वो प्रतिमा जो है वो एकाकी रूप से नहीं आ रही हैं, एकीकरण होकर के नहीं वो चीज़ें आ रही हैं। तो जब वैसे तरीके से नहीं आती हैं, वो अलग अलग खंडों में आती हैं, तब आप वो उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तब आप उस चीज़ का परसेप्शन नहीं कर पाते हैं। अगर कभी भी आपके सामने ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे आपको प्रत्यक्षीकरण करना पड़े, तो कभी भी प्रत्यक्षीकरण जो है वो अलग अलग नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी सारी प्रक्रियाएं जो हैं एक साथ देखी जाती हैं और ऐसी स्थिति में याद करना या रिकॉल करना आसान हो जाता है। तो इसलिए हम तुलनात्मक ढंग से इसको पढ़ रहे हैं दोस्तों।
तो 4 वर्ष की उम्र में क्या होता है, 40 इंच उसकी लंबाई होती है बच्चे की, लगभग 40 इंच। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और भार जो होता है दोस्तों वो होता है 38 से 40 पाउंड, 38 से 40 पाउंड भार होता है। और यही चीज़ जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है दोस्तों, 45 इंच हो जाती है, और उसका भार जो हो जाता है वो 50 पाउंड हो जाता है, 50 पाउंड हो जाता है। चूंकि यहाँ से रेट जो है, ग्रोथ रेट थोड़ा सा अंतर हुआ है, इसलिए इस तरह के आंकड़े यहाँ पे मिल रहे हैं। और फिर आप यहाँ से उत्तर बाल्यावस्था में पहुँचते हैं, यहाँ पे शारीरिक चेंज हो रहा है। इस शारीरिक चेंज के नाते बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं व्यवहार में बच्चे की, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लास में। तो इस तरह से ये 50 पाउंड बढ़ जा रहा है। ये 6 वर्ष की उम्र में 50 पाउंड उसकी उम्र हो जा रही है, सॉरी उसका भार हो जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था, यानी 6 से 12 वर्ष की आयु होती है उत्तर बाल्यावस्था की। दोस्तों यहाँ पे 12 वर्ष की उम्र में बच्चे की लंबाई जो है वो 55 इंच है। कितनी है दोस्तों, 55 इंच है लंबाई। और उसी समय में उसका जो भार है वो भार 80 से 85 पाउंड है, 80 से 85 पाउंड है। ये एवरेज में है, 80 से 85 पाउंड एवरेज में उसका भार आता है जब 12 वर्ष के बच्चे को आप देखते हैं। दोस्तों जब कभी इस तरह की बातें आती हैं तो एक रेट होगा कि किस ग्रोथ रेट से आगे बढ़ा है, किस ग्रोथ रेट से आगे आया है। तो दोस्तों कभी भी जब इस तरह की बातें आती हैं तो पूरे बाल्यावस्था में गति चूंकि धीमी हो जाती है, ये बताया गया है। तो यहाँ से रेट बदल करके यहाँ पे 3 से 5 पाउंड, दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 3 से 5 पाउंड प्रति वर्ष, प्रति ईयर, 3 से 5 पाउंड पर ईयर उसके वेट का जो रेट होगा बढ़ने का, और 2 से 3 इंच पर ईयर, 2 से 3 इंच पर ईयर उसकी लंबाई का रेट है। यानी इस रेट से उसका वेट बढ़ता है और इस रेट से उसकी लंबाई बढ़ती है पूरे बाल्यावस्था के दौरान। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर इसके हिसाब से आप देखिएगा तो 2 साल से लेकर के और 12 साल तक आपको लगभग आंकड़े वैसे ही आएंगे। चूंकि ये भी एक एवरेज होता है, इसलिए हो सकता है कि वो चीज़ें आपको एग्जैक्ट ना वहाँ पे मिले, लेकिन रेट जो होता है, ग्रोथ रेट लगभग यही होता है। इसी ग्रोथ रेट के हिसाब से बच्चे पूरे बाल्यावस्था में अपना विकास या वृद्धि करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहुँचते हैं किशोरावस्था में। अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तर बाल्यावस्था में किस तरह से 6 से 12 वर्ष में, 12 वर्ष की 6 वर्ष आप यहाँ देख चुके थे। 12 वर्ष में यानी उत्तर बाल्यावस्था के अंतिम पड़ाव पर जब बच्चा पहुँचता है तो वहाँ पर उसकी लंबाई जो हो जाती है वो 55 इंच होती है और भार जो हो जाता है वो 80 से 85 पाउंड हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे गति की विभिन्नता जो है उसके नाते यहाँ पे अलग अलग तो देखा ही जाएगा, लेकिन यहाँ लड़के और लड़कियों के भार और लंबाई में भी अंतर पाया जाता है। क्योंकि किशोरावस्था की बात हम करें, जो फिजिकल चेंजेज आते हैं बच्चों में, तो उसमें लड़कियों के जो फिजिकल चेंजेज हैं वो लड़कों की अपेक्षा थोड़े पहले आ जाते हैं। इसलिए लगभग 11 से 14 साल तक लड़कियों और लड़कों की लंबाई और भार में अंतर पाया जाता है। इस समय में लड़के का भार लड़की की भार से कम होगा, लड़के की लंबाई लड़की की लंबाई से कम होगी। यानी 12 साल से लेकर के 14 साल तक लड़की के भार और लड़कियों की लंबाई और भार क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 12 वर्ष में यहाँ 55 इंच अगर लड़के की लंबाई है तो लड़की की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 55.5 होगी या 56 होगी। यहाँ अगर 80 पाउंड पाया जा रहा है, लड़कों की लंबाई भार पाया जा रहा है, तो लड़कियों का भार जो होगा इसके आखिरी पड़ाव यानी 85 पाउंड के आसपास पाया जाएगा, 85 से 87 पाया जाएगा।
अब हम लोग चलते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि लड़कियों और लड़कों के भार और लंबाई में अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों 13 वर्ष की आयु में जहां लड़कों की लंबाई 58 से 62 या 58.5 इंच पाई जाती है, वहीं लड़कियों की लंबाई जो होती है वो 62 से 60 इंच पाई जाती है। किस उम्र में दोस्तों? 13 वर्ष की उम्र में। मैंने पहले बताया कि इस उम्र में ये तारुण्य विकास की लहर इसको बोली जाती है कि इस उम्र में एकाएक फिजिकल चेंजेज होते हैं, जिस समय लड़के और लड़कियों की मानसिक स्थिति भी और शारीरिक स्थिति में भी परिवर्तन होता है। जो मानसिक बदलाव आते हैं, व्यवहार से संबंधित बदलाव आते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो जो फिजिकल चेंजेज हैं, यहाँ पे लड़की के जो फिजिकल चेंजेज हैं वो लड़कियों से ज़्यादा भार होता है, लड़कों से ज़्यादा भार होता है और लड़कों से ज़्यादा लंबाई होती है। तो 13 वर्ष की उम्र में जहाँ लड़कों की लंबाई 58-62 इंच है, तो वहीं लड़कियों की लंबाई 62 से 60 इंच होगी दोस्तों। और भार की बात अगर हम करें तो जहां लड़कों का भार 100 पाउंड होगा, वहीं लड़कियों का भार 110 या 112 पाउंड पाया जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, लड़कों का भार 100 पाउंड पाया जाएगा। 100 पाउंड अगर है तो लड़कियों का भार वहाँ 110 से 112 पाउंड पाया जाएगा। और 15 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष के बाद हम 15 वर्ष की आयु में देखते हैं, ऐसे ही इसी रेशियो में 14 वर्ष में भी लड़के और लड़कियों की लंबाई और उसके भार में अंतर पाया जाएगा। लेकिन जब हम 15 वर्ष में पहुंचेंगे तो 15वें वर्ष में 14 वर्ष के बाद लड़कियों की लंबाई दोस्तों रुक जाती है। वो लगभग अगर लड़कों की लंबाई 60 इंच है तो लड़कियों की भी लंबाई 60 इंच होगी, या कुछ ज़्यादा हो सकती है उस टाइम तक। लेकिन उसको ये मान के चलिए कि 15वें वर्ष में लड़कियों की लंबाई जो है वो स्थिर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे लंबी लड़की होगी वो एवरेज लड़के की लंबाई से ज़्यादा होगी। तो अगर लड़कों की लंबाई 60 इंच है तो लड़की की थोड़ी सी ज़्यादा उस टाइम तक रहेगी। लेकिन भार में अंतर पाया जाएगा। लड़कों का भार 110 पाउंड होगा तो लड़कियों का भार 115 पाउंड 117 पाउंड के आसपास पाया जाएगा। लंबाई में कुछ विशेष अंतर नहीं देखा जाएगा। जिन लड़कियों की प्रकृति, चूंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो कुछ लड़कियां बढ़ करके 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच के आसपास हो जाती हैं। तो यहाँ तक जो बढ़ने का उनका रेट होगा, वो जो बढ़ना होगा उनको, वो 14 साल तक, 14.5 साल तक बढ़ चुकी होंगी, या बहुत कम ऐसी संख्या में लड़कियां मिलेंगी जो 15 साल तक जिनकी लंबाई बढ़ेगी। और अगर उनकी लंबाई बढ़ी है तो वो अपने अधिकतम लंबाई तक पहुंचेगी। यहाँ पे 60 इंच लड़के की लंबाई होती है। और इसके बाद दोस्तों इस 13 से 14 यानी 12 से 14 साल में जो आंकड़ों में भिन्नता पाई जाएगी, यह भिन्नता लड़के 15 साल के बाद यानी 16 से 18 साल में कवर कर लेते हैं, और वो उस उम्र में यानी किशोरावस्था के अंतिम चरण में जाकर के लड़कियों से इनकी लंबाई और इनका भार अधिकतम ज़्यादा हो जाता है और ये अपनी उच्चतम लंबाई और भार को प्राप्त कर लेते हैं। कभी कभी ये माना जाता है कि 20 से 21 साल तक लंबाई में परिवर्तन देखा गया है। भार में तो बहुत दिनों तक परिवर्तन आता है, लेकिन लंबाई में 20 साल तक भी लड़कों में अंतर पाया गया है और देखा गया है कि 20 साल तक उनकी लंबाई बढ़ी है। तो किशोरावस्था को एक बार फिर से समझिए। 13 वर्ष में लड़कों की लंबाई 58 से 62 इंच होती है, वहीं पे लड़कियों की लंबाई जो होती है वो 60 इंच के आसपास आपको मिलेगी। 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों की लंबाई जो होगी वो 60 से ऊपर बढ़ जाएगी, और 14 वर्ष की उम्र में लड़कों की लंबाई जो होगी वो वही, अगर यहाँ 58 है तो 14 वर्ष में 59 के आसपास होगी, और वो 15 वर्ष में लड़कों की लंबाई 60 वर्ष हो जाती है, और लड़कियां जो है 15 वर्ष तक अपनी उच्चतम लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। लड़कों की लंबाई अभी रुकी हुई होती है तो वो 60 इंच के आसपास 15 वर्ष में होते हैं, और 15 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक वो अपनी उच्चतम लंबाई को प्राप्त करते हैं। और इस समय लड़कों का भार जो होता है दोस्तों वो 110 पाउंड के आसपास होता है, और लड़कियों का भार जो होता है वो 115 पाउंड लगभग पाया जाता है।
ये था फिजिकल डेवलपमेंट जो पाया जाता है बालकों में। यहाँ पे एक चीज़ और दोस्तों देखेंगे हम लोग कि बाल्यावस्था में जो है लगभग 32 दांत होते हैं दोस्तों, 32 दांत टोटल होते हैं। तो बाल्यावस्था तक आते आते लगभग 24 दांत जो है, 24 दांत ये माना जाता है कि अस्थाई दांतों की संख्या जो है वो 32 में से 24 दांत बच्चों में पाए जाते हैं जो अस्थाई हो जाते हैं। इसके बाद जो दांत बचे हुए होते हैं वो किशोरावस्था में अपना विकास करके अस्थाई दांत के रूप में परिवर्तित होते हैं, क्योंकि इस उम्र में बाल्यावस्था में दांत जो है वो टूटते रहते हैं, तो टूट करके वो अस्थाई दांत के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। तो लगभग 24 दांत बाल्यावस्था में हो जाते हैं। इसके बाद दांत की संख्या बढ़ती है और दांत अक्लदाढ़ जिसको आप बोलते हैं, कुछ दांत होते हैं जिन्हें अक्लदाढ़ के नाम से जाना जाता है। अक्लदाढ़ यानी दिमाग से संबंधित, यानी जब आपका मानसिक मैच्योरिटी जब आप में आती है उस टाइम में अंतिम दांत आपके अस्थाई दांत के रूप में आता है, तो वो जो है वो किशोरावस्था में जाकर के होता है, या कभी कभी उसके बाद भी देखा गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल चेंजेस बच्चों में आते हैं, बालकों में या बालिकाओं में आते हैं। यहाँ आपने देखा कि गति जो है उसका रेंज जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, फिर बाल्यावस्था में वो कम है और किशोरावस्था में वो ज़्यादा हो जाता है। पुनः इसके बाद जब प्रौढ़ावस्था में बच्चे पहुँचते हैं तो वहाँ उसकी गति कम हो जाती है और उसी गति से वो अपनी मैच्योरिटी तक बढ़ते हैं, जब तक उनको मैच्योर होना है वो किसी भी रूप में। तो आपने देखा शारीरिक विकास शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में किस प्रकार होता है। हम अब क्रियात्मक विकास की बात अगर करें तो दोस्तों हमने कहा इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं। अब आप चलिए दोस्तों हम अब बात करते हैं क्रियात्मक विकास पर। इसी को गत्यात्मक भी बोला जाता है, इसी को गत्यात्मक भी बोला जाता है। क्रियात्मक या गत्यात्मक यानी मोटर डेवलपमेंट की बात की जाती है। यहाँ पे मतलब है क्रिया से या गति से। आप देख रहे हैं गति या क्रिया, यानी क्रिया करने की गति जो होती है, क्रिया करने की दर या गति की दर जो है वो बढ़ जाती है। किसमें बढ़ जाती है? शारीरिक क्रियाओं में, शारीरिक क्रियाओं में। दोस्तों जब हम कभी विकास की बात करते हैं कि बालक का विकास विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न रूपों में हो रहा है, तो वहाँ पर क्रियात्मक विकास की एक अहम भूमिका होती है। जैसे जैसे गत्यात्मक रूप से वृद्धि होगी बच्चों के विकास में शारीरिक रूप से, वैसे वैसे उसके विकास में परिशुद्धता आती जाएगी और उसका विकास बेहतर ढंग से होता जाएगा। अभी हम लोगों ने बात की थी कि गत्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास जो है वो मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के क्रियाओं में समन्वित रूप से जब होकर के वो शारीरिक क्रियाओं की गतियों में जब वो संतुलन ले आते हैं तो उसे हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रियात्मक विकास। मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के समन्वित रूप से कार्य करने पर जब शारीरिक गतियों में परिशुद्धता आ जाती है, शारीरिक गतियों में संतुलन आ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं?
क्रियात्मक विकास कहते हैं। दोस्तों, जैसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पहले घुटने के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, उछलता है, या हाथों से कोई काम करता है, शरीर से दौड़ करके कोई काम करता है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये जितने भी कार्य हैं दोस्तों, ये एक निश्चित क्रियात्मक विकास होने के बाद ही ऐसा, यानी परिपक्वता के बाद ही ऐसा होता है। तो जब कभी क्रियात्मक विकास बच्चों में आएगा, यानी जब बच्चा हाथ से जब उसके हाथ की गति बेहतर तरीके से हो जाएगी, तभी वो किसी चीज़ को पकड़ने के काबिल होगा। जब उसकी उंगलियों में क्रियात्मक विकास हो जाएगा, जब उसके उंगलियों में क्रियात्मक विकास की गति जो है, क्रियात्मक विकास की दर जो है बेहतर ढंग से हो जाएगी, यानी उसकी मांसपेशियां और तंत्रिकाएं दोनों समन्वित रूप से काम करने लगेंगी। इसका तात्पर्य है कि जब अंगुलियों से संबंधित मांसपेशियां विकसित हो जाएंगे और इससे संबंधित तंत्रिकाएं अपना काम बेहतर तरीके से करने लगेंगी, तो बच्चा किसी चीज़ को बेहतर ढंग से पकड़ने के काबिल हो जाएगा। तब वह कलम पकड़ करके लिखने के काबिल हो जाएगा। अब आप जरा सोचिए कि यदि आप ये चाहें कि 6 महीने या 1 साल के बच्चे से आप बेहतर राइटिंग लिखवा लीजिए, तो क्या ये संभव है? ऐसा संभव नहीं है। 2 साल या 3 साल के बाद जब प्रारंभिक अवस्था आती है स्कूल की, आज के हिसाब से वैसे औपचारिक तरीके से जब बच्चा पढ़ने जाता है तो वो उत्तर बाल्यावस्था मानी जाती है। लेकिन अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, जो स्कूल की तैयारी का साल है वो 2 से 6 साल का है। उस साल में अगर उसके प्राथमिक उम्र में, उसकी प्राथमिक अवस्था में अगर आप चाहें, उसके प्राथमिक आयु में अगर आप चाहें, या 2 साल या 3 साल में, कि आप उसको कलम पकड़ा करके और बहुत अच्छी राइटिंग लिखवा सकिए, एक मैच्योर राइटिंग उससे लिखवा सकिए, तो ये संभव नहीं है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि उसकी उंगलियों का क्रियात्मक विकास उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता है। उसकी उंगलियों की मांसपेशियां और तंत्रिकाएं जो उससे संबंधित हैं वो अभी बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर रही हैं, उसमें क्रियात्मक विकास नहीं हुआ है, इसलिए वो बच्चा लिख नहीं सकता। अगर आप चाहें कि 3 साल का बच्चा बहुत तेज़ दौड़ करके कोई काम कर ले, तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि उसकी उस चीज़ में मैच्योरिटी नहीं आई है। उसके पैर की मांसपेशियां और उससे संबंधित जो तंत्रिकाएं हैं वो समन्वित रूप से कार्य नहीं कर रही हैं, इसलिए उसमें अभी परिशुद्धता नहीं आई है और वो वैसे कार्यों को अभी नहीं कर पा रहा है बेहतर ढंग से, या नहीं कर पाएगा। अब अगर आप चाहें कि प्रशिक्षण के द्वारा अगर आप उसको सिखाना चाहें, जैसा कि मैंने लिखने की बात की, अब अगर आप बहुत लिखाना चाहेंगे तो बच्चा क्या होगा कि वो बच्चा जो है लिखने से उसे भय पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो कर नहीं पा रहा है और बार बार आप उसको करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो बच्चा लिखने से भय हो जाएगा उसको, और बाद के व्यक्तित्व में भी ये चीज़ें उसके शामिल रह जाएंगी और लिखने से हमेशा के लिए वो बच्चा कतराएगा। वैसे ही कोई ऐसा कार्य जो शारीरिक रूप से है, जैसा कि मैंने दौड़ने के लिए कहा, अगर आप प्रशिक्षण दें कि वो बच्चा दौड़ करके ये काम करे, या जिस उम्र में वो काम करने लायक नहीं हुआ है उस उम्र में कोई खास काम अगर आप करने के लिए देते हैं और बच्चा नहीं कर पाता है, और आप प्रयास करते हैं एज ए गार्जियन कि वो बच्चा जल्दी ये काम कर ले, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के व्यक्तित्व में, उस बच्चे के व्यवहार में असंतुलन पैदा हो जाएगा, और बच्चे का व्यवहार जो है असंतुलित होकर के हमेशा के लिए उस कार्य से उसको डर हो जाएगी। इसलिए क्रियात्मक विकास के बिना किसी भी डोमेन में विकास बेहतर तरीके से नहीं होता है। खास करके जब मांसपेशियां, शारीरिक विकास के तौर पर शारीरिक क्रियाओं की बात अगर हम करें, तो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं का जब तक समन्वित रूप से कार्य एक साथ संपादित नहीं होता है, तब तक कोई भी शारीरिक क्रिया बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। ये है क्रियात्मक विकास। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था में शारीरिक विकास हुआ, किस तरह से उसकी लंबाई, भार या उसके आकार में वृद्धि हुई। उसकी मांसपेशियां दोस्तों इस समय में गठीली हो जाती हैं, मांसपेशियों में ताकत आ जाती है। उस समय में उत्तर बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था में पेशीय ऊतक न बढ़ करके चर्बी की वृद्धि ज़्यादा होती है, इसलिए उस समय में यानी 6 से 12 साल तक अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शारीरिक रूप से एक बदलाव आ रहा है, यानी उसके शरीर का आकार जो है वो बदल रहा है। उसमें अब शैशवावस्था जैसे आकार नहीं रह जाते हैं, या पूर्व बाल्यावस्था के प्राथमिक चरण
जैसे उसके शारीरिक आकार नहीं रह जाते हैं, तो चर्बी के बढ़ने के नाते पेशीय ऊतकों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है, बल्कि उस समय में चर्बी की वृद्धि ज़्यादा होती है। इस तरह से इसलिए शरीर में इस तरह के बदलाव देखे जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से शरीर के आकार, उसकी लंबाई, उसके भार में परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है और क्रियात्मक विकास क्या होता है। अब हम अगले क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे कि बच्चे का सामाजिक विकास किस तरह से होता है, सांवेगिक विकास किस तरह से होता है और उसका मानसिक विकास किस तरह से होता है। तो दोस्तों आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है, यहीं पे समाप्त की जाती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके दोस्तों बिल्कुल बताइए कि कहाँ पे कमी है जिसको हम सुधार सकते हैं। तो पुनः एक बार धन्यवाद आपको।